नमस्कार। हमारी आज की कहानी है दर्द का एहसास। आज रसोई घर से हलवा बनने की सौंधी सौंधी महक आ रही थी और इधर एक कमरे में बैठी कांता देवी हलवे की महक लेकर यह सोच रही थी कि बहू हलवा बना रही है, एक दो चम्मच तो मुझे भी दे ही देगी। कि तभी कांता देवी की बहू रचना तमकते हुए आई और एक कप काली चाय और दो बिस्किट उनके सामने रख दिए। परंतु कांता देवी की आंखें हलवे को ढूंढने लगी और वह अपने मन पर काबू ना कर पाई। एकदम से बोल पड़ी, बहू, आज तुमने हलवा बनाया है। पूरा घर हलवे की खुशबू से महक रहा है। जरूर बच्चों ने या विवेक ने कहकर बनवाया होगा। बहू, मुझे भी हलवा बहुत पसंद है। अगर बचा हो तो एक दो चम्मच मुझे भी दे दो। कांता देवी लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। तभी रचना गुस्से में आग बबूला हो गई। लो कर लो बात, यहाँ लोगों को खाने को रोटी नहीं मिलती और इन्हें हलवा चाहिए। अरे लोग तो आंख बंद करके रात में सपने देखते हैं और आप दिन में ही खुली आंखों से सपने देख रही हैं। सारा दिन मेरी रसोई पर ही नजर गड़ाए रहती हैं। मेरे बच्चों के खाने पीने में नजर लगाती हैं। तभी तो उन्हें कुछ लगता नहीं। बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? भला मैं क्यों अपने पोते पोतियों के खाने पीने पर नजर लगाऊंगी? कांता देवी आंखों से आंसू लिए बोली। वह तो मैं इतने दिनों से रूखा सूखा खा रही हूँ, इसलिए बोल दिया तुमसे हलवे को। तब रचना बोली, पता नहीं मेरे बच्चों के नसीब में ही ऐसी दादी क्यों लिखी है भगवान ने, जो चैन से उन्हें खाने पीने भी नहीं देती। सारी दुश्मनी मुझसे ही है ऊपर वाले को। अगर भगवान इन्हें दो बेटे दे देता तो एक आध दिन के लिए मुझे इनसे छुटकारा मिल जाता। इस बुढ़िया को जरा भी शर्म नहीं है। यह भी नहीं सोचती हैं कि बेटे के कोई 10-50 बिजनेस तो चल नहीं रहे, या आपके पति कोई खजाना तो नहीं गढ़ कर गए यहाँ पर, जो आपकी फरमाइशों पर पैसा उड़ाती रहूं। रचना अपने मुंह से जहर उगलकर चलती बनी और कांता देवी अपनी किस्मत को रोते हुए कोसने कटोसने लगी कि जब उनका बेटा विवेक ही ऐसा है, जो अपनी माँ के दरवाजे पर भी झांकने तक नहीं आता कि उसकी माँ जिंदा भी है या मर गई। शायद भाग्य यही होता है। तभी तो भूख क्या होती है, बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे बहू के राज में पता चलता है। कांता देवी आंखों में आंसू लिए बिस्किट को चाय में डुबोकर खाने लगी। हालांकि उनके गले से वह उतर नहीं रहा था और उसे दिन को याद करके रोने लगी। जब उनका बेटा विवेक बाहर पढ़ने के लिए गया था, तब वह कितना रोई थी कि बेटे को देखे बिना वह कैसे रहेंगी। अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बेटे विवेक को पढ़ने भेजा था। तब कांता देवी के पति नारायण जी ने उन्हें हिम्मत दी थी कि कांता, अगर हमारा बेटा ऐसे ही बिना किसी काम के रहेगा, अगर वह कामयाब नहीं हुआ तो हमें और ज्यादा दर्द होगा। अच्छा यही है कि वह बाहर हमसे दूर रहकर पढ़ाई करेगा। माँ बाप की कद्र का भी पता चलेगा उसे, और बाहर की दुनिया का भी। तुम क्यों फिक्र करती हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। कल जब हमारा बेटा कामयाब होगा तो देखना कैसे हमें अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। पर विवेक जब दूसरे शहर में गया तो जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तो माँ बाप को फोन कर कहता, पापा, यह शहर है, मेरे सभी दोस्त इतने अमीर हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और मैं उसमें गांव का गंवार ही लगता हूँ। मेरे दोस्तों के पापा उनके लिए इतने पैसे भेजते हैं कि उन्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी भी नहीं होती है। और एक मैं हूँ जिसे अपनी जरूरत के लिए भी इतना नाप तोल करना पड़ता है। इस पर नारायण जी बोले, बेटा विवेक, तू चिंता मत कर, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, तेरी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। अरे तुम ही तो हमारे बुढ़ापे के सहारा हो, हमारा कल हो। बेटा चाहे तो मेरी सेवा मत करना, लेकिन अपनी माँ की सेवा जरूर करना।
उसका पूरा ध्यान रखना। अपने बेटे विवेक की खुशी के लिए अब नारायण जी ने दिन के साथ साथ रात में भी मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया और बेटे के पास पैसे भेजते रहे। वह एक फैक्ट्री में काम करते। दिन रात मेहनत करने की वजह से नारायण जी का सुख चैन नींद जैसे हराम हो गया था। अपने पति को इतनी मेहनत करते देख कांता देवी चिंतित होते हुए बोली, अजी आप इतनी मेहनत मत कीजिए। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? भाग्यवान, तुम इतना परेशान मत हो। कल को जब हमारा बेटा विवेक लायक बन जाएगा तो हमें एक काम को भी हाथ नहीं लगाने देगा और उसकी पत्नी तुम्हें देवी की तरह मानेगी, माँ जैसा प्यार करेगी तुम्हें, कभी तुम्हारे खाने पीने में कमी नहीं आने देगी। एक औरत को जितना बेटे की चिंता होती है उतनी ही अपने पति की चिंता होती है। कांता देवी की चिंता एक दिन हकीकत हो गई। हद से ज्यादा मेहनत करने की वजह से नारायण जी कमजोर पड़ गए और चिंता सताने से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वह भरी मझधार में कांता देवी को अकेला छोड़कर चले गए। विवेक अपने पिता के क्रियाक्रम में आया और उनका दाह संस्कार करके वापस पढ़ाई का बहाना करके अपनी माँ से पैसे ले गया। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी ना आए तो कांता देवी ने अपने पास जमा पूंजी, गहने, उनके पति के जमा किए पैसे अपने बेटे को दे दिए ताकि उसकी पढ़ाई में रुकावट ना आए। बेटा पढ़ने चला गया। इधर कांता देवी अकेली हो गई। उन्हें अकेलापन खलने लगा। वह बेटे को फोन करके आने को कहती, परंतु वह बातें बनाकर फोन रख देता। एक दिन बेटा अचानक 1 साल बाद आया और अपनी पत्नी को भी साथ लाया। यह देखकर कांता देवी तो यकीन ही नहीं कर पाई कि बाप बेटे की खुशी के लिए करता करता भगवान को प्यारा हो गया और इधर उसी बेटे ने अपनी माँ को उसकी खुशी में शामिल करना तो दूर, उसे बताना भी जरूरी ना समझा। पर अपने बेटे विवेक की खुशी के लिए वह उसके आगे झुक गई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कांता देवी की जिंदगी तो जैसे पलट ही गई। बहू के आते ही बहू तो हो तो बहू, बेटा भी अपना ना रहा। उन्हें अपने ही घर में पराया कर दिया गया। सच कहती है दुनिया, औलाद को जब तक माँ बाप की जरूरत होती है तब तक वह उनसे डरते हैं, सम्मान करते हैं और उन्हें पूछते हैं। परंतु जिस दिन वह संपन्न हो जाते हैं और उन्हें ऐसी बहू के रूप में डायन मिल जाए तो कौन माता पिता, कौन सा सब कुछ भूल जाते हैं। अपने पिता के फंड से जितना पैसा मिला सब विवेक ने कांता देवी से पहला फुसलाकर ले लिया और बोला, माँ अब हम इस जगह नहीं रहेंगे। इस जगह से पापा को मुझसे छीन लिया है। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। और कांता देवी से साइन करा लिया कोरे पेपर पर। सब जाकर शहर में बस गए। घर विवेक ने कांता देवी के नाम पर ही लिया था। इससे कांता देवी को भी तसल्ली हो गई कि चलो बेटा नहीं बदला है। बहू रचना अपनी सास कांता देवी को साथ रखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर यह सोचकर मजबूरी में रख लिया कि शहर में काम वाली नौकरानी के पैसे बच जाएंगे। फ्री जो उसे कांता देवी जैसी नौकरानी सास के रूप में जो मिली थी। अब रचना सारा दिन कमरे में पड़ी, कभी टीवी तो कभी मोबाइल चलाती रहती, कभी बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में पड़ी रहती। घर का सारा काम कांता देवी करती। अब दिन ब दिन कांता देवी की हालत बद से बदतर होती चली गई। वह बीमार रहने लगी। अब बहू बेटे कांता देवी पर दवाइयों का खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए अब उन्हें कमरे में रहने की सख्त हिदायत दे दी गई और बहू ने तो उन्हें रसोई से बेदखल ही कर दिया। वह दिन से आज का दिन कांता देवी की यह हालत हो गई। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज से कांता देवी की नींद टूटी।
वह अपनी यादों की दुनिया से बाहर आई। दोपहर के खाने का समय हो गया था। हलवा तो बेचारी को मिला ही नहीं था। भूख से तड़प रही थी कि तभी उनकी बहू रचना दो बासी रोटी और बचे हुए अपनी जूठी दाल उनके सामने ऐसे लाकर रखी जैसे मानो वो किसी भिखारी को खिलाकर एहसान कर रही हो। थाली रखकर रचना कमरे से बाहर चली गई। जूठे खाने को देख कांता देवी की बची भूख भी मिट गई। थाली को हाथ लगाने का भी उनका मन नहीं कर रहा था। बस आंखों से आंसू टप टप करके जमीन पर गिर रहे थे। मरने के पश्चात तो हर इंसान को मुक्ति मिल जाती है, परंतु जिंदा रहकर उसे असल सजा काटनी पड़ती है। अब दोपहर के 3 बज चुके थे। भूख से तड़पती कांता जी कभी पानी पीकर तो कभी अपने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर आने जाने वाले लोगों को देखती कि किसी तरह समय कट जाए, परंतु भूख कहाँ मिटने वाली थी। वह आंखों में आंसू ले मुंह को अपने आंचल में दबाकर रोती जा रही थी कि कहीं उनके रोने की आवाज कोई सुन न ले। वह अपने पति नारायण जी की तस्वीर को हाथ में लेकर रोंदे गले से बोली, आपको जरा भी तरस नहीं आता मुझ पर? क्यों छोड़ गए जी मुझे आप अकेला? क्यों छोड़ कर गए? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। देख रहे हैं मेरे हालात, भूख क्या होती है। यह बेटे बहू के राज में मुझे पता चल गया है। सुबह से शाम हो गई। कांता देवी को रोते रोते शाम को जब रचना ने पूरे परिवार के लिए खीर बनाई थी तो वह सोचने लगी, अब शाम में बेटा भी घर पर है, शायद मुझे बहू उसके सामने कुछ अच्छा खाने को दे दे। यही सोचकर कांता देवी बरामदे में आकर बैठ गई। जब उनका बेटा विवेक खाना खाने आया तब वह प्रेम भाव से बोली, आ गया तू मेरे लाल, कितने दिन हो गए थे तुझे देखे। आज मैं तेरे साथ बैठकर खाना खाना चाहती हूँ। कि तभी विवेक गुस्से में उबलता हुआ बोला, रचना, मेरा खाना मेरे कमरे में ही ले आना। इनके सामने मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा। और वहां से उठकर चल दिया। यह देखकर रचना ने अपनी सास कांता देवी को फटकार लगाई। पड़ गई आपके कलेजे को ठंडक। पहले तो बच्चों के खाने पर नजर रखती थी और अब अपने बेटे को भी नहीं बख्शा। अपने बेटे का भी अच्छा खाना पीना अब आपकी आंखों में चुभ रहा है। कैसी माँ हैं आप? खाने के अलावा कुछ और भी सूझता है आपको या नहीं? पहले पति को खा गई और अब क्या बेटे को भी खाना चाहती हैं? अपनी बहू रचना के मुंह से इतने कठोर शब्द सुनकर कांता देवी अंदर तक हिल गई। उनकी आंख से आंसू टपकने लगे। विवेक ने पलट कर भी नहीं देखा अपनी मां को और उनकी बहू रचना ने उनका इतना अपमान किया। आज कांता देवी से बर्दाश्त ना हुआ। उनके सब्र का बांध टूट गया और वह बोल पड़ी, बस करो बहू, इतना तो तुम खाना भी नहीं देती हो जितनी बेइज्जती करती हो। पर इसमें तुम्हारी भी क्या गलती? जब अपनी औलाद ऐसी निकले तो पराये से क्या उम्मीद रखना। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। रचना को तो जैसे मन की हो गई हो। वह और ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अरे तो रोका किसने है आपको? क्यों पड़ी है हमारी छाती पर बोझ बनकर? हमारी मजबूरी थी जो आपको गांव से यहाँ शहर लेकर आए थे, वरना लोग कहते कैसा बेटा बहू है। उन्हें क्या पता था कि आप कितनी लालची माँ हैं जो अपने ही बच्चे के खाने पीने के पीछे पड़ी रहती हैं। जाओ जाओ, कहीं जगह मिले तो अपना मुंह छुपा लो, हमारा भी पीछा छूटेगा आपसे। कम से कम रोज रोज आपकी यह मनहूस शक्ल तो देखने को नहीं मिलेगी। कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। बेचारी कांता देवी ने किसी तरह से अपनी रात काटी और सुबह सवेरे बहू बेटे के उठने से पहले ही अपने कुछ कपड़े, नारायण जी की तस्वीर और जरूरत का कुछ सामान लेकर घर से निकल गई। वो रास्ता मालूम करते करते आखिरकार एक वृद्ध आश्रम पहुंच गई।
और उन्होंने वहां जाकर अपनी सारी परेशानी बताई और अपनी बहू बेटे के खिलाफ रिपोर्ट करने की बात कही। जब बेटे बहू सोकर उठे तो रचना ने देखा कि कांता देवी सच में ही अपने कमरे में नहीं थी। सुनो जी, देखो, तुम्हारी माँ सच में ही यहाँ से चली गई। वह बहुत खुश हुई। विवेक बोला, जाने दो, दो चार धक्के जब बाहर की दुनिया देखेगी तब पता चलेगा, अपने आप दौड़े चली आएंगी। और दोनों ऐश की जिंदगी जीने लगे। उन्होंने कांता देवी को ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई। समय बीता, आप कांता जी पहले से बेहतर हो गई और वृद्ध आश्रम की रसोई का कार्य संभालने लगी। वृद्ध आश्रम के मैनेजर ने उन्हें एक संस्था से मिलवाया। वह एक पुलिस स्टेशन जाकर बेटे बहू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने गई। लगभग 2 हफ्ते बाद विवेक और रचना के पास पुलिस पहुंची। उन्होंने घर के कागज मांगे। तब दोनों कांता देवी को याद करने लगे। दोनों मिलकर कांता देवी के पास पहुंचे। अपनी माँ को पहले से भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त देखकर दोनों बेटे बहू देखते ही रह गए। कई औरतें उन्हें चारों ओर से घेर बैठी थी। दोनों जाकर कांता देवी के पैरों में गिर गए, माफी मांगने लगे, परंतु कांता देवी ने उन्हें माफ नहीं किया। वृद्ध आश्रम के कार्यकर्ताओं ने विवेक और रचना को आश्रम से बाहर कर दिया। अब कांता जी ने अपना पूरा जीवन वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया और अपना घर किराए पर रख दिया। उससे जो भी पैसा आता वह उससे अपना भरण पोषण और वृद्ध आश्रम में लगाती। कांता देवी से वृद्ध आश्रम के लोगों ने जब यह पूछा कि उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ इतनी कठोरता क्यों दिखाई, तब वह बोली, एक माँ कभी अपने बच्चों के लिए कठोर नहीं बनती। इस सब के लिए भी उसे बच्चे ही मजबूर करते हैं। जिन बच्चों को हम अपनी पलकों पर बैठा कर रखते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, अपना पेट काट कर, वही बच्चे बड़े होकर हमसे मुंह फेर लेते हैं। उनकी आंखों में बूढ़े माँ बाप कंकड़ की तरह चुभने लगते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। मेरे पति ने मेरे बेटे विवेक के लिए दिन रात एक कर दिया और भगवान को प्यारे हो गए, यह सोचकर कि एक दिन जब बेटा लायक होगा तो अपनी माँ की सेवा करेगा, इसी तरह करेगा जैसे मैंने उसे इतनी मेहनत करके पाला है। माँ बाप बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालते पोसते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करते हैं। जब वह बड़े होकर किसी लायक बन जाते हैं तो उनसे मुंह फेर लेते हैं, वह माँ बाप का त्याग भूल जाते हैं। इससे अच्छा तो मैं अकेले रहूं और वह घर मेरे पति का था, अब मेरा है। जो मेरे बेटे से हो पाएगा वह भी अपने लिए कर लेगा। मैंने और मेरे पति नारायण जी ने बहुत किया, अब उसकी बारी है। उसे भी तो पता चले कि माँ बाप बच्चों को कैसे पालते हैं। जब अपनी पत्नी और बच्चों को पाल लेगा तब अपने पिता और मेरे दर्द का एहसास होगा उसे। कांता देवी के बेटे बहू दर दर की ठोकरें खाने के बाद कई बार उनसे मिलने की कोशिश की, परंतु वह हर बार बेटे बहू से मिलने से साफ मना कर देती। दोस्तों, जो कांता देवी ने अपने बेटे बहू के साथ किया था वह फैसला सही था कि गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही नई कहानी के साथ। धन्यवाद।